तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। 22 दिसंबर को शपथ के बाद मंत्रियों के विभागों के बंटवारों को लेकर इंतजार जो है अब शुक्रवार को पूरा हो गया। दरअसल शुक्रवार की अगर बात की जाए तो शाम को सामान्य प्रशासन और विभाग ने मंत्रियों के विभागों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें दोनों डेप्यूटी सीएम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो चलिए आपको बताते हैं किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिनके पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य, कर समेत वो विभाग हैं जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। और अब बात करते हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव की, जिन्हें लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही बात अगर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की करें तो उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की भी जिम्मेदारी उनको दी गई है। अब बात करते हैं बृजमोहन अग्रवाल की, तो जिनके पास स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्याय एवं जो धर्मस्व पर्यटन है, संस्कृति विभाग है, वो भी इनको दिया गया है। वहीं राम विचार नेताम की अगर बात की जाए तो आदिम जाति विकास विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। साथ ही अगर बात की जाए अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास, कल्याण विकास को लेकर भी जिम्मेदारी जो है इनको सौंपी गई है। दयालदास बघेल को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई है। और अगर लाखनलाल देवांगन की बात की जाती है तो इनको वाणिज्य और उद्योग श्रम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी इनको मिली है। मंत्री ओपी चौधरी की अगर बात की जाए तो वित्त विभाग यानी वित्त मंत्री बनाए गए। वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी भी इनको मिली है। इसी के साथ अगर बात लक्ष्मी राजवाड़े की जाए तो उन्हें महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री टंकराम वर्मा को खेल कूद एवं युवा कल्याण के साथ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये हुई उन मंत्रियों की बात जिनको अलग अलग विभागों का बंटवारा किया है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो उन्हें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास और धर्मस्व पर्यटन एवं संस्कृति विभाग दिया गया है। विभाग मिलने के बाद हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने विभाग के बंटवारे और राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा है, सीधा आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धर्मस्व, पर्यटन और संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथ हैं और बृजमोहन जी से जानेंगे कि अब तब जबकि मंत्रालय मिल चुका है तो फिर आगे प्राथमिकताएं किस तरह से रहेगी। पहले तो बहुत बहुत बधाई बृजमोहन। चलिए, धन्यवाद, आप लोगों को भी बधाई। और स्कूल शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग जहां की कुछ योजनाओं को लेकर लगातार सवाल आप लोग भी खड़े करते रहे, अब क्या प्राथमिकता रहेगी स्कूल शिक्षा? देखिए, हमारी प्राथमिकता होगी कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की स्कूली शिक्षा के स्तर पर हम ले जा पाए। छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा जो है वो जो केंद्र सरकार ने अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, उस नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा काम करे और छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ के बच्चे देश में अपना एक स्थान बनाए, ये हमारी कोशिश होगी। अच्छा, स्वामी आत्मानंद जो स्कूल था वो उनकी एक बहुप्रतीक्षित योजना थी, उसकी कुछ खामियों पे आप लोग लगातार घेरते रहे हैं। अब चूंकि ये सब जानना चाहेंगे कि अब उस योजना का क्या होगा या किस तरह से रहेगा। अभी तो 1 घंटा हुआ है। हमारी ये कोशिश होगी कि बच्चों में किसी प्रकार का विभाजन नहीं हो, सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिले, ये हमारी कोशिश होगी। अच्छा, उस शिक्षा में बहुत काम करने की जरूरत है, या शिक्षा विभाग में भी हम कहें, किस सेक्टर पे ज्यादा फोकस होगा या किस पहलू पे ज्यादा फोकस होगा? हमारा फोकस होगा कि छत्तीसगढ़ का जो GER है वो बढ़े। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार के संस्थान छत्तीसगढ़ में खुले हैं, चाहे वो NIT हो, IIT हो, या छत्तीसगढ़ में HNLU हो, छत्तीसगढ़ में एम्स हो, छत्तीसगढ़ में MBA की कॉलेज हो। उसी स्तर पर छत्तीसगढ़ के बच्चों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार के भी कोर्सेज की आवश्यकता है वो छत्तीसगढ़ में खुलें, ये हमारी कोशिश होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने पे आप लगातार जोर देते रहे, पहले भी पर्यटन मंत्री रहे हैं।
अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ होगा, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान तो इस मसले पे आप लोगों ने खूब घेरा है। देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, कहीं पर पानी के कारण पर्यटन होता है, कहीं पर पहाड़ों के कारण पर्यटन होता है, कहीं पर जंगलों के कारण पर्यटन होता है, परंतु छत्तीसगढ़ में जंगल भी है, छत्तीसगढ़ में पानी भी है और छत्तीसगढ़ में पहाड़ भी हैं। तो छत्तीसगढ़ की तरफ लोग आकर्षित हों। और पहले तो ये था कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ही नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ में कहाँ घूमने जाएं। हमने पिछले 15 सालों में लोगों को ये बताया और आज वो पर्यटन स्थल आबाद हो रहे हैं। तो हम पर्यटन की दृष्टि से यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को साथ में लेकर, और राजिम कुंभ ने पूरे देश में और पूरे विश्व में अपना एक नाम कमाया था, हम फिर से उस ऊंचाइयों पर छत्तीसगढ़ को ले जाएंगे। रामलला विराजमान हो रहे हैं नए मंदिर में, वहां भी पर्यटन की व्यवस्था होगी, और इसे किस तरह से हम देखें अब आप तब जबकि धर्मस्व और पर्यटन मंत्री बन गए। देखिए, हम ये कोशिश करेंगे कि अयोध्या धाम में छत्तीसगढ़ सरकार को एक स्थान मिले और वहां पर छत्तीसगढ़ की एक पर्यटन धर्मशाला बने, जहां छत्तीसगढ़ के जाने वाले लोगों को रुकने में कोई असुविधा नहीं हो। सदन का ज्ञान बहुत है, आप 8 बार के विधायक हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी बने हैं। सदन में अब भूमिका एक फिर से बहुत महत्वपूर्ण आपकी रहने वाली है। मैं पहले भी संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे छत्तीसगढ़ की संसदीय उच्च परंपराएं रहे हैं उनको हम और ऊंचाइयों तक पहुंचे। एक और सवाल है मेरा शिक्षा को लेकर ही, चूंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पे आप लोग सवाल खड़े करते रहे हैं जब विपक्ष में रहे हैं, तो किताबों को लेकर लगातार हर बार किताब बदल जाते रहे हैं प्राइवेट स्कूल, उसे लेकर कुछ आपने सोचा है? अब समीक्षाओं का दौर शुरू होगा और फैसले लेने। अभी 2 घंटे हुए हैं, आप इंतजार करें। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के बच्चों को, चाहे वो निजी स्कूल में पढ़ने वाले हों चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले हों, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपने कहा कि जो रामद्रोही हैं उन्हें भी निमंत्रण है, या जो ये किशोर इशारा है, स्पष्ट करिए। ये इशारा है कि जो भारत की संस्कृति को नहीं मानते हैं, जो प्रभु राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, अब तो प्रभु राम आ रहे हैं जो जन जन के मन मन में हैं, और अयोध्या में रामलला अब विराजमान हो रहे हैं। तो अब उनका मन परिवर्तित हो और वो रामलला का स्वागत करें और प्रभु राम के दर्शन करने के लिए जाएं। और इसके लिए आने वाले समय पर 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक छत्तीसगढ़ से भी हजारों की संख्या में प्रभु रामलला के दर्शन करने जाएंगे। जो अगर उनका मन परिवर्तित हो गया हो तो उनके जाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, मतलब अगर कांग्रेस के लोग भी जाना चाहें तो आप लोग अपनी योजना से ले जाएंगे? निश्चित रूप से हम उस योजना में ले जाएंगे। बृजमोहन जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, और बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि अभी मंत्री बने, उसके बाद विभागों का बंटवारा हुआ है, अभी विभाग मिला है, लगातार फ्रंट फुट पर आकर वो खेलेंगे, समीक्षा बैठकें होंगी और लगातार ताबड़तोड़ फैसले होंगे, शिक्षा और उस शिक्षा में सुधार की कोशिशें होंगी। तो मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे के बाद इसमें किस तरह से सोच रही है, क्या दूरगामी जो सोच है इसके पीछे मंत्रिमंडल के विभागों को देने को लेकर, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, सत्यप्रकाश मेरे सहयोगी रायपुर से जुड़े। सबसे पहले सत्यप्रकाश आपके पास आ रहा हूं, कुछ नवाचार इस बार हमें देखने को मिले, नयापन भी है, सोच नई है, प्रयोग है, सहयोग है, किस तरह से पूरे मंत्रिमंडल जो विभागों के बंटवारे आज हुए हैं उसको आप देखते हैं? फिर बाबूलाल जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, तजुर्बे को भी तरजीह दी गई है और युवा जो होश है उन्हें भी तरजीह दी गई है। सामंजस्य बिठाने की कोशिश पूरी तरह से दिखाई दे रही है, संतुलन बैठाने की कोशिश भी पूरी तरह से दिखाई दे रही है। सामने लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का गठन, उसमें नए और पुराने दोनों को रखना, और उसके बाद जब विभागों का बंटवारा, तो विभागों के बंटवारे के वक्त भी बड़े विभाग नए नेताओं को भी देना और बड़े विभाग पुराने नेताओं को भी देना है। कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के हर स्तर पे कदम रख रही है। हालांकि मंत्रिमंडल में किसे जगह दी जानी है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, विभागों का बंटवारा कैसे करना है ये भी उनका विशेषाधिकार होता है। लेकिन इस बात की चर्चा भी रही कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो उस दौरान हाईकमान से भी इस बाबत चर्चा हुई थी। अब तब जबकि मंत्रियों को विभाग मिल गए हैं तो अब अधिकारी जो है, मंत्रालय जो है वो भी एक्टिव हो जाएगा। मतलब समझिए कि पिछले चुनाव के वक्त से करीब 1.5-2 महीने से कई सारे विभागों में जो पेंडिंग थे, अब वो बड़ी तेज़ी से निपटने शुरू हो जाएंगे। बृजमोहन अग्रवाल को जहाँ तक हमने सुनवाया वो कह भी रहे हैं
कि अब कुछ ही घंटे हुए हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे हुए हैं, और अब आप देखिएगा कि बैठकों का दौर शुरू होगा और फैसले लिए जाने लगेंगे, और कमोबेश यही स्थिति अब हर विभागों में दिखने वाली है। ठीक है सत्यप्रकाश, लौटूंगा बाबूलाल जी आपके पास आ रहा हूं। आपका विश्लेषण बतौर वरिष्ठ पत्रकार कैसे देख रहे हैं इस पूरे मंत्रिमंडल को लेकर और विभागों को लेकर, क्या नवाचार आपको नजर आता है? देखिए, बहुत मीमांसा के बाद में, समीक्षा के बाद में ये एक विभाग बटे हैं, जिसमें जो है प्रमुख विभाग जो भी हैं, जिसमें कानून व्यवस्था संबंधी हो, चाहे प्रमुख प्रशासनिक विभाग के नियंत्रण संबंधी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी हो, नल जल योजना से संबंधित हो, पंचायत ग्रामीण विकास जो धान का भी काम होता है और आवास का भी काम भी होता है, और भी बहुत सारे काम जो पंचायत ग्रामीण में बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। ये जो विभाग है ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। तो ये एक साफ साफ संदेश देने का प्रयास है कि कानून व्यवस्था का नियंत्रण ये टीम करेगी, और जो है खनिज, ऊर्जा और सामान्य प्रशासन जो सामान्यतः जो है मुख्यमंत्री के पास ही रहा करते हैं, वो उन्होंने रखे हैं। लेकिन एक नई बात देखने में आई है कि वाणिज्य कर जो आबकारी विभाग है, जो शराब बिक्री का जो विभाग है, वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, और परिवहन का विभाग जो है अपने पास रखा है, जो बहुत बार जो है बदनामी का कारण बनता था। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नियंत्रण करने के लिए जो है, अपने नियंत्रण में रखने के लिए, किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। और जहां तक सवाल है धान खरीदी को भी, देखिए जितनी भी घोषणाएं हैं घोषणा पत्र में, जो इनके मोदी की गारंटी में, लगभग सभी मंत्रियों को उनके काम का जिम्मा अलग अलग बांटा गया है। सबको अपने अपने ढंग से देखना है, घोषणाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लगभग बांट दी गई है। देखा जाएगा, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। जैसे एक परिपक्व मंत्री हैं बृजमोहन जी, उनको जो है संस्कृति का और पर्यटन का इसका बड़ा नॉलेज है, और लगभग सभी विभाग वो देख चुके हैं। उनको जिन विभागों को दिया गया है जिसमें कुछ बिगड़ी हुई तस्वीर है, वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे हैं उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में, उसको सुधारने की जिम्मेदारी जो है एक वरिष्ठ मंत्री को दी गई है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार देखने में भविष्य में आएगा। और एक बड़ा काम जो है वित्त का जो जिम्मा है वो चौधरी जी को दिया गया है। एक बड़ा साफ संकेत है कि आवास सबसे बड़ा काम आज के दिन जो विजय शर्मा और चौधरी जी के जिम्मे सौंपा गया है, 2 भाग के अंदर में, उनको देखना है इन बातों को। और बहुत महत्वपूर्ण जो है ये भी है कि आर्थिक स्थिति का नियंत्रण कैसे काम किया जाए, वो चौधरी जी के हाथ में वित्त के रूप में है, योजना आर्थिक सांख्यिकी के रूप में है। ये एक बहुत संतुलित प्रयास है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वहां तक ये है कि अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग घोषणाओं के संबंध में जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, और मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने बड़े विभाग जो है अपने पास रखे हैं, ताकि जैसे कानून व्यवस्था एक बड़ा मामला था, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कांग्रेस के ऊपर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो जो है वो महत्वपूर्ण ढंग से जो है विजय शर्मा को दिया गया है गृह विभाग के माध्यम से। बिल्कुल शर्मा जी, कहना होगा कि जिस तरह से कहावत है कि फूंक फूंक कर कदम रखना, उसको चरितार्थ बीजेपी करती नजर आ रही है। जब प्रत्याशियों की लिस्ट आई थी उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा और एक कदम बिल्कुल माइक्रो ऑब्जर्वेशन के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। हालांकि मंजिल आगे 24 है, और देखना होगा कि ये जो नवाचार हैं वो 24 में कैसे सकारात्मक परिणाम के रूप में बदलेगी बीजेपी, इसको ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बाबूलाल जी आपका और सत्यप्रकाश आप दोनों का ही शुक्रिया मेरे साथ